एक अंधेरा कमरा, छोटी सी बेड और एक औरत मार्गरेट अकेली घुट घुट कर सांस ले रही थी, जैसे किसी भयानक सच से बचने की कोशिश कर रही हो। उसके हाथों में था एक छुरा। उसने दर्द से कराहते हुए छुरा उठाया और अपने ही पेट की तरफ बढ़ाया। वो समझ रही थी कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो एक पाप है और उस पाप को जन्म लेने से पहले ही खत्म करना जरूरी है। लेकिन जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया तो उसने देखा एक नन्ही सी जान उसकी दुनिया में आ चुकी थी। एक बच्ची खून में लिपटी माँ के हाथों में। वो उस बच्ची को देखती है और थोड़ा पिघलती है, लेकिन फिर कुछ पल बाद उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत भर जाती है। कुछ साल बाद वही बच्ची अब एक स्कूल गोइंग लड़की बन चुकी थी, नाम कैरी, लेकिन उसका घर अब भी एक जिंदा जेल था। उसकी माँ मार्गरेट उस पर कभी प्यार नहीं बरसाती थी। कैरी को हर वक्त यह सिखाया जाता था कि दुनिया पापी है और औरतें तो पाप का जिस्म होती हैं। हर दिन स्कूल से घर आकर वो एक छोटे से कमरे में बंद कर दी जाती थी, जिसे मार्गरेट प्रार्थना की गुफा कहती थी। अंदर अंधेरा होता था और दीवार पे एक क्रूसिफाइड जीसस का तस्वीर, जिसे देखकर कैरी का दिल और ज्यादा दब जाता था। एक दिन स्कूल में जब कैरी फिजिकल एजुकेशन क्लास के बाद शावर ले रही होती है, उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। उसकी बॉडी से खून निकलना शुरू हो जाता है। हाँ, उसका फर्स्ट पीरियड। लेकिन कैरी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उसकी माँ ने कभी उसे ये सब नहीं बताया। वो घबरा जाती है, हेल्प के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसके क्लासमेट्स उसे मदद देने के बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं। टैम्पॉन्स उस पर फेंके जाते हैं और सब चिल्लाते हैं, प्लग इट अप, प्लग इट अप। कैरी गुस्से और डर के मिले जुले जज्बात से कांपती है, रोती है और फिर अचानक एक बल्ब उसके सिर के ऊपर फट जाता है। सब लोग एक पल के लिए डर जाते हैं, लेकिन कैरी वहां से भाग जाती है छुपने के लिए। कैरी को स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। वहां वो अपना दर्द समझाने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंसिपल उसका नाम गलत बोलता रहता है, केसी। कैरी चुप रहती है, लेकिन उसके अंदर कुछ फिर से हिलने लगता है। एक ग्लास फुल ऑफ वाटर जो वहां टेबल पे रखा होता है, बिना किसी के टच किए धीरे से हिलता है और गिर जाता है। ये सब देखकर काउंसलर थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है। उस वक्त तक कोई नहीं जानता था कि कैरी के अंदर एक अलग सी ताकत पल रही है, एक टेलीकिनेटिक फोर्स जो उसके इमोशंस से कंट्रोल होती है। जब कैरी घर जाती है और उसकी माँ को पता चलता है कि उसका फर्स्ट पीरियड आया, तो माँ उसे नफरत से देखती है। मार्गरेट कहती है, तुमने पाप किया है, तुम्हारे अंदर अब शैतान है, और बिना कुछ सोचे समझे उसे प्रार्थना रूम में बंद कर देती है। कैरी छुप छुप कर रोती है, गुस्से से नहीं, दर्द से। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और उसके आसपास की चीजें धीरे धीरे हिलने लगती हैं। कैरी को लगता था कि सिर्फ उसका दर्द ही उसका साथी है, लेकिन अब उसके अंदर एक और साथी जग चुका था, एक ताकत जिसे वो समझ भी नहीं पा रही थी, लेकिन हर वक्त महसूस जरूर कर रही थी। जब भी उसे दर्द दिया जाता, कोई चीज टूट जाती थी, कभी बल्ब, कभी शीशा और कभी लोगों का भरोसा। घर के एक कोने में चुपचाप बैठी कैरी अब खुद से सवाल करने लगी थी। उसने इंटरनेट खोला और सर्च किया, व्हाई कैन आई मूव थिंग्स विथ माई माइंड। वो जानना चाहती थी, क्या ये कोई बीमारी है या कोई श्राप। उसके हाथों के जेस्चर्स के साथ बुक्स हिलने लगते, दरवाजा खुल जाता और कभी कभी चीजें हवा में उड़ जाती थीं। कैरी को समझ आने लगा, ये कोई बीमारी नहीं, ये शक्ति है। उसने अपने कमरे में बंद होकर प्रैक्टिस करनी शुरू की, चीजें उठाना, हिलाना, घुमाना, सब कुछ बिना छुए। दूसरी तरफ एक लड़की थी, सू, वही सू जिसे पता था कि कैरी के साथ बाथरूम में जो हुआ वो गलत था। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड क्रिस से भी लड़ती है, जो अब भी मजाक उड़ा रही थी कैरी का। सू सोचती है वो अपनी गलती सुधारना चाहती है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड टॉमी से कहती है, प्रॉम नाइट पे तुम कैरी को ले जाओ, उसे एक अच्छा दिन फील करवाओ। टॉमी पहले हिचकिचाता है, लेकिन सू के कहने पर मान जाता है। लेकिन जहां एक तरफ सू गिल्ट में सुधार चाहती थी, वहीं दूसरी तरफ क्रिस ने कैरी के लिए एक और हॉरर प्लान कर रखा था। क्रिस और उसका बॉयफ्रेंड बिली एक पुराने खाली बांड में जाते हैं। वहां वो एक शर पिग को मारते हैं और उसका खून एक बकेट में भर लेते हैं। उनका प्लान होता है प्रॉम नाइट पर सबके सामने स्टेज पे कैरी के ऊपर ये पिग ब्लड गिरा देना। उन्हें लगता है कि वो इस बार उसका मजाक नहीं, उसका जीवन बर्बाद कर देंगे, पर उन्हें नहीं पता था कि इस बार वो कैरी से नहीं, उसकी अंदर की दफन ताकत से टकराने वाले हैं।
कैरी जब अपनी माँ को बताती है कि उसे प्रॉम पे इनविटेशन मिला है और वो जाना चाहती है, तो मार्गरेट का रिएक्शन फिर से वैसे ही होता है, गुस्से से भरा, पाप के डर से लिपटा हुआ। वो कहती है, वो लड़के तुम्हें ले जा रहे हैं सिर्फ तुम्हारा मजाक उड़ाने का, तुम्हें बर्बाद करेंगे। लेकिन इस बार कैरी अपनी माँ से नहीं डरती। वो अपने हाथों से मार्गरेट को एक दीवार से चिपका देती है बिना छुए। मार्गरेट का चेहरा फट जाता है। वो समझ जाती है कि उसकी बेटी अब बस एक सीधी लड़की नहीं रही। वो कहती है, ये शैतान है और मैं इसे रोकूंगी। कैरी फिर भी कहती है, मैं प्रॉम जाऊंगी, तुम चाहे तो प्रार्थना कर सकती हो, मैं नहीं रुकूंगी। प्रॉम की रात आ गई। कैरी पहली बार सुंदर कपड़ों में खुद पर भरोसे के साथ आई थी। टॉमी ने उसे वार्म वेलकम दिया। सब लोग थोड़ा शॉक्ड हुए उसे देखकर, लेकिन उस रात कैरी खुद को एक इंसान, एक लड़की महसूस कर रही थी। कोई मजाक नहीं। वो डांस करती है, स्माइल करती है और पहली बार खुद पे थोड़ा प्यार करती है। होस्ट अनाउंस करता है और प्रोम क्वीन है कैरी व्हाइट। सब तालियां बजाते हैं। कैरी शॉक्ड है, खुशी से आंखों में आंसू हैं, लेकिन उस स्टेज के ऊपर एक बकेट लटकी हुई थी। एक और साजिश छिपी हुई थी। स्टेज के ऊपर कैरी अपने जीवन का सबसे खूबसूरत पल जी रही थी। लोग तालियां बजा रहे थे। टॉमी उसके साथ खड़ा था और कैरी के चेहरे पे एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो कभी उसके नसीब में नहीं थी। लेकिन उस मुस्कुराहट के ऊपर एक खौफनाक साया मंडरा रहा था। क्रिस छुपकर बैल्कनी के पीछे से स्टेज को देख रही होती है। उसके हाथों में होता है एक रोप, जिसे खींचते ही बकेट गिर जाएगी और वो रोप खींच लेती है एक बड़े साए की तरह। वो बकेट ऑफ पिग ब्लड हवा में से गिरता है और सीधा कैरी के सिर पे। लाल गरम चिपचिपा खून कैरी के सुंदर ड्रेस को बिगाड़ देता है, उसकी आंखों में घुस जाता है, उसकी मुस्कुराहट को कुचल देता है। साथ ही बकेट गिरते हुए टॉमी के सिर पे लगता है जोर से और टॉमी वहीं स्टेज पे गिर जाता है बेजान। पहले कुछ सेकंड तक एक सन्नाटा छा जाता है। कैरी स्टेज पे खड़ी, आंखें खुली, खून में लिपटी हुई। पूरा हॉल उसे घूर रहा है। लोग हंसी रोक नहीं पाते। कुछ लोग वीडियो बनाते हैं और तभी कैरी की आंखों में कुछ बदल जाता है। वो आंखें जिनमें दर्द था अब आग बन जाती है। उसका सारा शरीर हिलता नहीं, लेकिन उसके चारों तरफ की दुनिया हिलने लगती है। लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं, फ्लोर क्रैक करने लगता है, स्पीकर्स में से अजीब सी आवाजें निकलती हैं। कैरी अपने हाथों को उठाती है और बिना कुछ बोले पूरा हॉल एक डेथ ट्रैप बन जाता है। डोर्स बंद हो जाते हैं, लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई नहीं बच सकता। स्टेज के ऊपर से इलेक्ट्रिक वायर्स गिरते हैं, लोग शॉक से झुलस जाते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स ब्लास्ट करते हैं, स्पीकर्स एक्सप्लोड करते हैं और जितने लोग मजाक उड़ा रहे थे अब सब एक एक करके जमीन पे गिरते जा रहे हैं, कुछ जलकर, कुछ कुचलकर, कुछ शॉक से। क्रिस और बिली पीछे बैल्कनी में छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। उनके चेहरे पे हॉरर उतर चुका होता है। कैरी स्टेज से नीचे उतरती है। सब लोग उसके रास्ते में या तो मर चुके होते हैं या चिल्ला रहे होते हैं। पूरा हॉल आग में जलने लगता है, जैसे एक नरक का द्वार खुल गया हो और कैरी उसका रक्षक हो। वो बिना डरे, बिना हिले फ्लेम्स के बीच से निकल जाती है। उसके कपड़े जले हुए होते हैं, लेकिन उसका चेहरा अब भी स्टोन कोल्ड होता है। उसमें कोई पछतावा नहीं, सिर्फ शांति। क्रिस और बिली कार में भाग जाते हैं, लेकिन कैरी उन्हें छोड़ने वाली नहीं होती। वो रास्ते के बीच में खड़ी होती है। बिली उस पर कार चढ़ाता है, लेकिन कैरी अपना हाथ उठाती है और कार हवा में उठ जाती है। कार उलट जाती है और एक इलेक्ट्रिक पोल के साथ टकराकर ब्लास्ट हो जाती है। क्रिस की चीख कार के अंदर ही बंद हो जाती है और कैरी उस आग में भी शांत चेहरा लेकर चलती चली जाती है। पूरा स्कूल अब सिर्फ धुएं और जली हुई लाशों का ढेर बन चुका था। कैरी एक आग की ज्वाला जैसी उस जगह से निकल गई थी, लेकिन उसका दिल अब भी ठीक नहीं था। जब हर कोई तुमसे नफरत करे, जब माँ भी तुम्हें पाप का सामान समझे, तो एक पल आता है जब इंसान टूट नहीं बस खाली हो जाता है। और जब इंसान खाली हो तो उसके अंदर सिर्फ तबाही रह जाती है। कैरी रात को घर लौट आती है, कपड़े जले हुए, पैरों में चोट, चेहरा जख्म से भरा। वो सोचती है शायद अब सब खत्म हो गया है, लेकिन घर के अंदर एक धीरे से जलती हुई मोमबत्ती उसे कुछ और बताती है। उसकी माँ मार्गरेट उसका इंतजार कर रही होती है और इस बार उसके हाथ में छुरा होता है। कैरी थक चुकी थी, वो सिर्फ माँ के गले लगना चाहती थी और मार्गरेट उसे गले लगाती भी है, लेकिन जैसे ही कैरी आंखें बंद करती है वो छुरा उसके पीठ में घुसा देती है।
कैरी चीखती है, गुस्से से नहीं, हैरानी से। वो सिर्फ माँ का प्यार चाह रही थी और माँ ने उसके दिल में दर्द छोड़ दिया। कैरी गुस्से में नहीं आती, उसकी आंखों से बस आंसू निकलते हैं और फिर सारी ताकत अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। दरवाजे लॉक हो जाते हैं, कैंडल्स गिर जाती हैं, दीवार से नेल्स निकलकर मार्गरेट के शरीर में घुस जाते हैं। माँ अपनी ही जुबान से कहती है, थैंक यू कैरी, यू सेव्ड मी, और फिर वो मर जाती है। कैरी उसकी डेड बॉडी को गले लगाकर रोती है। आखिरी बार उसे उस माँ का प्यार मिलता है, लेकिन एक लाश के रूप में। कैरी के इमोशंस का वॉल्केनो फिर से फट पड़ता है। पूरा घर धरती के अंदर घुसने लगता है, वॉल्स क्रैक होने लगती हैं, छत गिरती है, फर्नीचर हवा में उड़ता है। कैरी अपनी माँ की बॉडी को उठाकर उसी के साथ रहना चाहती है। वो सोचती है, दुनिया ने मुझे नहीं समझा, माँ ने नहीं समझा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर वो दोनों, माँ और बेटी, उस गिरते हुए घर के अंदर ही दफन हो जाते हैं। अगली सुबह पुलिस, एम्बुलेंस, मीडिया सब पहुंचते हैं। सर्वाइवर्स का एक ही नाम होता है, सू स्नेल, वही लड़की जिसे गिल्ट था, जिसने उस रात कुछ सही करने की कोशिश की।